आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवान की एपिसोड 9 समझने के लिए शुरू के 8 एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा जो चैनल पर प्रसारित हैं। युवराज खुद को आईने में देखते हुए बोले, नहीं नहीं, हमें अपने जज्बातों को काबू में रखना होगा। हम उनके करीब नहीं जा सकते। उन्हें इस वक्त कुछ भी याद नहीं है। नहीं, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते और ना ही उनकी अस्मत पर उंगली उठने दे सकती हैं। हमें खुद को रोकना ही होगा। कुछ देर बाद युवराज तैयार होकर सबके पास आए और सभी पंडाल के लिए निकल गए। सभी पंडाल पहुंचे। तीसरा दिन था आज गणपति उत्सव का। श्रद्धा ने बप्पा का दिया जलाया। टिच्ची ने विधि अनुसार पूजा की। उसके बाद सभी चौल वालों ने साथ मिलकर विघ्न विनाशक की आरती की। आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। युवराज हमेशा की तरह फल लेकर साइड हो गए, जिन्हें श्रद्धा ने देख लिया था। वो हाथों में मोदक लेकर उनके पास आ गई। युवराज ने उसे देखा तो एक आईब्रो उठाते हुए इशारे से ही उससे पूछा, क्या है? श्रद्धा ने बत्ती से दिखाते हुए मोदक उनके सामने कर दिया। युवराज ने एक नज़र मोदक पर डाली और फिर श्रद्धा के चेहरे पर और वहां से हटने लगी तो वो गुस्से से बोली, बप्पा के प्रसाद को इग्नोर करके नहीं जा सकते आप। बप्पा के प्रसाद को या आपको? युवराज ने उसकी ओर देखकर कहा, दोनों को। अब चुपचाप प्रसाद लीजिए और ना लिया तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो मत कीजिए, युवराज ने कहा तो वो बोली, हम सच कह रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं करेंगे आपसे। हाँ तो हमने कब कहा कि आप झूठ कह रही हैं? मिस्टर राठौर, आप ले रहे हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, हमें जो लेना था वो ले चुके हैं, कंधे उचकाते हुए युवराज ने कहा और उसे साइड करते हुए वहां से निकल गए। वो बस मुंह खोले उन्हें देखती रह गई। उसने गुस्से से मुंह में मोदक रखा और उसे खाते हुए बोली, बहुत शौक है ना इन्हें आग उगलने का। आज ऐसा खाना खिलाएंगे कि मुंह ही राख हो जाएगा। समझते क्या है खुद को, सबका बॉस और क्या? संजय उसके पीछे से बोला, इनकी बॉसगिरी की तो ऐसी की तैसी। आज हम बताते हैं इन्हें, तीखा खिलाकर मुंह ना जला दिया तो कहना जब देखो तब हमें मीठा नहीं पसंद, हमें मीठा नहीं पसंद। वो बिल्कुल युवराज की नकल करते हुए बोली, वेरी गुड श्रद्धा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। संजय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, और हम भी। उसके पीछे से रत्ना, रीटा, रॉकी ने कहा। श्रद्धा सबको देखकर बोली, गुरु और अर्जुन कहाँ गए? कुछ देर पहले तो यहीं थे। अर्जुन आई को लेने बस टर्मिनल गया है, रत्ना ने कहा तो श्रद्धा बोली, और गुरु? वाहिनी गुरु आज सबसे डियरिंग वाला काम करने वाला है, रॉकी ने हंसते हुए कहा तो बाकी सब भी हंसने लगे। श्रद्धा उन्हें सवालिया नजरों से देख रही थी तो रत्ना बोली, वो कोमल को प्रपोज करने वाला है। कोमल नाम श्रद्धा के दिमाग पर स्ट्राइक किया। उसने पूछा, कौन कोमल? शायद हम उसे जानते हैं। कहते हुए अपने दिमाग पर जोर डालने लगी तो रत्ना रोकते हुए बोली, ज़्यादा मत सोचो श्रद्धा, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। कोमल हमारी ही एक साथी है, याद है ना, मैंने परसों बताया था। है तो गुरु उसे पसंद करता है। आज फाइनली हिम्मत करके प्रपोज करने वाला है, रीटा ने हंसते हुए कहा। रत्ना ने सबकी तरफ देखकर पूछा, तो फिर आप सब हंस क्यों रहे हैं? रत्ना उसके गले में पीछे बाहें डालकर बोली, क्योंकि श्रद्धा वो पिछले 10 साल से उसे बोल नहीं पाया। अच्छा तो ऐसी बात है। वैसे तुम में से किसी को पता है गुरु किधर गया है? रॉकी ने पूछा। मुझे पता है, आस्था अपनी जगह पर उछलते हुए बोली। कहाँ गया है? रीटा ने पूछा। अंकल कोमल दीदी को आज होटल ब्लू स्काई में प्रपोज करने वाले हैं, उसी की तैयारियां देखने गए हैं। ओहो, तो होटल शोटल, नॉट बैड, संजय सीटी बजाते हुए बोला। उसके इस अंदाज पर सभी को हंसी आ गई। वैसे कोमल कहाँ है? हमें भी मिलना है, श्रद्धा ने पूछा तो संजय बोला, वल्लभ अंकल के साथ दिल्ली गई थी कॉन्फ्रेंस में। अब घर चलते हैं, नाश्ते का वक्त भी हो गया है और किसी ने कुछ खाया भी नहीं है। श्रद्धा पंडाल में लगी घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, जिसमें सुबह के 9 बज चुके थे। चलिए आस्था, आपके कड़वे करेले पापा हमारा वेट कर रहे होंगे। कहते हुए उसने आस्था को गोद में उठाया और लेकर बाहर की तरफ चल दी। उसके जाने के बाद संजय हंसते हुए बोला, नाम अच्छा है, नई युविका, कड़वा करेला। बाकियों ने भी हंसते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला दी। युवराज सबके साथ युवराज विला वापस आए तो वल्लभ जी कोमल के साथ हॉल में बैठे उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे।
सबके आते ही कोमल अपनी जगह से खड़ी हो गई। सबसे पहले संजय, युवराज और रॉकी अंदर आए, फिर काका और सुभाष जी। रत्ना, रीटा और आस्था श्रद्धा के साथ थोड़ा पीछे थी। तीनों ने आकर वल्लभ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। संजय कोमल के गले लगते हुए बोला, कैसी है तू छोटी? बिल्कुल फिट एंड फाइन, हंसती मुस्कुराती आपके सामने हूँ। वो होंठों पर प्यारे से मुस्कान सजाए हुए बोली तो संजय उसके गाल खींचकर बोला, हमेशा ऐसे ही रहा कर, अच्छी लगती है। जी भैया। अब आप सब सोच रहे होंगे कि संजय या किसी और को क्यों नहीं पता कि कोमल चरण की बहन है, जबकि संजय और अर्जुन तो उसे एक बार देख चुके हैं। तो इसका जवाब है कि कोमल उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी और वक्त के साथ चेहरे में बदलाव आना कॉमन सी बात है। और ये लोग उस वक्त इतनी टेंशन में थे तो कोमल पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। कैसे हो बरखुरदार, तुम तो हमें बिल्कुल ही भूल गए थे। वल्लभ जी हंसते हुए युवराज से बोले, ऐसा कुछ नहीं है अंकल, अब आप कॉन्फ्रेंस में बिजी थे और फिर यहाँ का काम। युवराज ने उनकी बात का जवाब दिया, इतना भी काम नहीं दिया था हमने तुम्हें जो हमसे बात करने की फुर्सत भी ना मिले आपको। वल्लभ जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, सही कहा तुमने वल्लभ, ये महाशय एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। सुभाष जी उनका साथ देते हुए बोले तो सब हंसने लगे। युवराज उन्हें घूरने लगे। कुछ कहते उससे पहले ही श्रद्धा आस्था को गोदने लिए उसे चुप करवाते हुए रत्ना और रीटा के साथ अंदर आई। चुप हो जाइए आस्था, हल्की सी चोट है, आप तो ब्रेव गर्ल है ना, ऐसे नहीं रोती। उसकी आवाज़ सुनकर वल्लभ जी ने उस तरफ देखा तो उसको यहाँ देखकर हैरान रह गए। कोमल की नज़र जब श्रद्धा पर पड़ी तो वह हैरानी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। श्रद्धा भाभी यहाँ? वो धीरे से बुदबुदाई, अरे आप दोनों हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? खुद को घूरता पाकर श्रद्धा ने वल्लभ जी और कोमल से पूछा। जब से उसने हॉल में कदम रखा था तब से हैरानी से दोनों उसे ही देखे जा रहे थे। वल्लभ जी ने खुद को संयमित करते हुए पूछा, श्रद्धा आप यहाँ कैसे? आप हमें जानती हैं? उसने भी हैरानी से पूछा। उसकी बात सुनकर वल्लभ जी ने गर्दन घुमाकर युवराज की तरफ देखा तो वो बोले, श्रद्धा को कुछ याद नहीं है, इनकी याददाश्त चली गई है। उनका जवाब सुनकर वल्लभ जी श्रद्धा से बोले, हाँ हम आपको जानती हैं। श्रद्धा उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि उसकी गोद में बैठी आस्था बोली, मम्मा वो भूख लगी है और पैर भी दुख रहा है। उसकी बात सुनकर श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा और अपनी जगह से उठते हुए बोली, आप सभी डाइनिंग में आ जाइए, हम नाश्ता लगवाते हैं। इतना कहकर वो आस्था को गोद में उठाए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद वल्लभ जी युवराज से बोले, ये सब क्या है? श्रद्धा इतने सालों बाद ऐसे यहाँ अचानक, और इनकी याददाश्त कैसे गई? अंकल गणेश चतुर्थी के दिन पहले रात के वक्त मिली थी, कुछ गुंडे पीछा कर रहे थे, उनका बचते हुए हमारी कार के सामने आ गई। बेहोश हो गई थी तो इन्हें घर लेकर आ गई। अगले दिन इन्हें होश आया तो इन्हें कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर ने स्ट्रेस देने से साफ मना किया है, इसीलिए हमने भी पिछले 3 दिनों में से किसी पुरानी बात का जिक्र नहीं किया। युवराज ने कहा तो कोमल अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं जाकर श्रद्धा दी की हेल्प करती हूँ। रुको कोमल, हम भी चलते हैं। रत्ना और रीटा अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली और उसके साथ श्रद्धा के पास चली गई। और श्रद्धा के परिवार वाले ढूंढ रहे होंगे ना उसे? वल्लभ जी का सवाल स्वाभाविक था। युवराज ने सबकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, अंकल प्रदीप राज को जानते हैं आप? प्रदीप का नाम सुनकर वल्लभ जी के चेहरे पर नफरत के मिले जुले भाव आ गए। वो बोले, उसे तो भूल नहीं सकता, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला वही था जिसकी वजह से अपने अजन में बच्चे और माया को खोया था मैंने। अंकल श्रद्धा की शादी प्रदीप राज के छोटे बेटे से हुई थी। युवराज कहकर चुप हो गए। क्या? वल्लभ जी चौंकते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोले। संजय उन्हें पानी का ग्लास पकड़ाते हुए बोला, धीरे अंकल धीरे, श्रद्धा सुन लेगी और फिर आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर वल्लभ जी ने पानी पिया और फिर युवराज से पूछा, लेकिन श्रद्धा की शादी चरणराज से कैसे? उसकी पत्नी तो मेघा है ना? ये बात तो सबके लिए एक बड़े झटके से कम नहीं थी। सुनते ही सबके होश उड़ गए। युवराज ने लड़खड़ाती जबान में पूछा, अंकल आप चरण की दूसरी शादी के बारे में जानते थे? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चरण पहले से शादीशुदा है। याद है
जिस दिन तुम आस्था के साथ हॉस्पिटल में थे, उस दिन मैंने तुम्हें हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी की शादी में चलने को कहा था। हाँ अंकल, संजय याद करते हुए बोला तो वल्लभ जी बोले, उस दिन चरण और मेघा की शादी थी क्या? युवराज, संजय और रॉकी के मुंह से एक साथ निकला। हाँ बच्चों। अंकल, आपने उस वक्त श्रद्धा को देखा था? युवराज ने सवाल किया। नहीं, यहाँ तक कि प्रदीप की बेटी, बड़ी बहू और उसके पोते को भी नहीं, वल्लभ जी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। युवराज वहां से उठकर अपने कमरे में आकर शावर के नीचे खड़े हो गए। इस वक्त उनके दिमाग में पुरानी यादें किसी रील की तरह चल रही थी। उनके मुंबई आने के ठीक 5 साल बाद राज कॉरपोरेशन का नासिक से मुंबई आना। राज और राठौर के बिजनेस रायवर्ती पिछले 8 सालों से चल रही थी। राज का सारा लीगल बिजनेस पवन ही संभालता था और इलीगल चरण और प्रदीप दोनों से कई बार झड़प हो चुकी थी युवराज की। लेकिन उन्होंने कभी श्रद्धा के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। शायद पैरों में बेड़ियां थी श्रद्धा की असमत की। प्रदीप के मुंबई आने के बाद युवराज को वल्लभ जी और दुष्यंत के बीच पनपती नफरत, दुश्मनी भी कह सकती हैं, के बारे में पता चला था। युवराज ने अपना हाथ शावर वॉल पर मारते हुए गुस्से से कहा, क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों? हमने एक बार भी उनके बारे में पता नहीं किया, क्यों? आखिर क्या क्या बर्दाश्त किया होगा उन्होंने पिछले 8 सालों से? वो यही थी हमारे शहर में, लेकिन हमने एक बार भी उनके बारे में पता करने की कोशिश भी नहीं की। ना जाने क्या क्या बर्दाश्त किया है उन्होंने। और चरण, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस हमें एक बार पता चल जाए कि आखिर तुमने इतने सालों में क्या क्या किया है। हमारा अंडरवर्ल्ड में कदम रखने का मकसद पापा के कातिलों को ढूंढना था, लेकिन अब तुम्हें सजा देना भी है। ये क्या कर रही हैं आप दी? कोमल ने श्रद्धा को देखते हुए कहा, वो बॉक्स में से लाल मिर्च निकालकर एक कटोरी में मिलाते हुए। कुछ भी तो नहीं कोमल, बस थोड़ी मिर्ची डाल रहे थे। थोड़ी मिर्ची? इसे थोड़ी मिर्ची कहते हैं दी? कोमल चम्मच भरकर मिर्ची देखते हुए चौंकते हुए बोली। श्रद्धा प्लेट सेट करते हुए बोली, हाँ कोमल, अब मिस्टर राठौर तो किसी कड़वे करेले से कम नहीं है। वो कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो बस आज वही करने जा रहे हैं। कोमल उसके पीछे जाते हुए बोली, दी बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, भाई बहुत नाराज होंगे। हम तो ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर वो बाहर डाइनिंग में आ गई, जहाँ रत्ना रीटा के साथ सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। गलती कर दी भाई आपने, अब तो आपके मुंह को भगवान ही बचाए। लेकिन एक बात है कि दी को ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, वरना चरण भाई ने तो इनकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा है इन्हें कुछ याद भी नहीं है, कोमल खुद से बोल रही थी। अरे वाह श्रद्धा बेटा, कितना अच्छा नाश्ता बनाया है आपने, जादू है आपके हाथों में। वल्लभ जी खाते हुए उसके हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। सही कहा वल्लभ, सच में श्रद्धा आपके हाथों में जादू है। सुभाष जी भी खाते हुए बोले। श्रद्धा, जो कि युवराज की प्लेट लगा रही थी, वो मुस्कुराते हुए बोली, इतनी सारी तारीफ के लिए शुक्रिया। मम्मा, मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना, आस्था ने कहा। ओके बेटा, 1 मिनट। श्रद्धा ने प्लेट युवराज के सामने रखी और खाने का इशारा करके आस्था के बगल में बैठकर उसे नाश्ता करवाने लगी। बाकी सब जिन्हें श्रद्धा की शरारत के बारे में कोमल ने बता दिया था, वो सभी गर्दन झुकाए अपने प्लेट को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। इधर जैसे ही युवराज ने पहला निवाला मुंह में रखा, संजय रत्ना के कान में कहा, 1 2 एंड 3। उसके 3 कहते ही युवराज बेहद सड़ू सा मुंह बनाकर बोले, ये क्या है श्रद्धा, इतना तीखा? आपने केवल मिर्ची ही भर दी है क्या? युवराज का पूरा चेहरा और कान लाल हो गए थे और उसके दोस्त खीखे खी मुंह दबाए हंस रहे थे। श्रद्धा जान बनते हुए आराम से बोली, हमने तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डाली मिस्टर राठौर, बाकी सब भी तो खा रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। युवराज, क्यों झूठ बोल रहे हो? खाने में तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है, वल्लभ जी खाते हुए बोले। यहाँ युवराज की आंखों से पानी चलने लगा और बौखलाए हुए से इधर उधर पानी देख रहे थे, लेकिन उनके पास पानी नहीं रखा हुआ था, पर थोड़ी दूरी पर श्रद्धा का ग्लास रखा हुआ था। उन्होंने उठाकर पीना चाहा, लेकिन उससे पहले ही, मम्मा पानी चाहिए, आस्था ने कहा और श्रद्धा ने ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इधर युवराज की हालत खराब हो रही थी और श्रद्धा उन्हें देखते हुए मन ही मन बोली,
आपको मीठा पसंद नहीं है ना? अब देखते हैं आप कैसे मीठे से दूर रहते हैं। कोमल, श्रद्धा ने आवाज़ दी। जी दी, अपने भैया को ज़रा करंजी देना। जी दी, कहते हुए कोमल ने करंजी निकालकर युवराज के सामने रख दी। युवराज ने पहले अपनी लाल आंखों और चेहरे के साथ सबको घूरा, फिर प्लेट साइड करके गुस्से से वहां से उठकर चले गए। उनके जाते ही जो अब तक मुंह दबाए हंस रहे थे वो जोर जोर से हंसने लगे। इसे मिर्ची लगी थी, लेकिन अपनी अकड़ के आगे इसे कुछ नहीं दिखता। संजय ने हंसते हुए कहा। वल्लभ जी कंफ्यूज एक्सप्रेशंस के साथ बोले, लेकिन उन्हें मिर्ची लगी कैसे? खाने में तो हल्की सी भी मिर्च नहीं है। उनकी बात सुनकर रत्ना हंसते हुए बोली, अंकल, वो श्रद्धा ने डाली थी ताकि भाई साहब को मीठा खिला सके। उसके बाद सुनकर वल्लभ जी ने श्रद्धा की तरफ देखकर कहा, श्रद्धा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए और श्रद्धा ने सर नीचे कर लिया। तो वल्लभ जी आगे बोले, आपको इनके लिए करेला बनाना चाहिए था और उसमें इससे भी ज़्यादा मिर्ची डालनी चाहिए थी, तब ये मीठा ज़रूर खाते। उनकी बात सुनकर सब फिर से हंसने लगे, लेकिन अब श्रद्धा को जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। उसने आस्था को दूध का ग्लास पकड़ाया और वहाँ से करंजी की प्लेट लेकर युवराज के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद रॉकी बोला, वैनी ऐसे अचानक से उठकर क्यों चली गई? क्योंकि वो श्रद्धा है रॉकी, खुद की वजह से दूसरों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर यहाँ तो बात युवराज की है। वो सिर्फ युवराज को मीठा खिलाना चाहती थी, ना कि उन्हें तकलीफ पहुँचाना। सुभाषी की बात सुनकर सब चुपचाप बैठकर खाने लगे। मिस्टर राठौर, मिस्टर राठौर, वो युवराज को आवाज़ देती हुई उनके कमरे में गई, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। वो अंदर आई तो देखा युवराज बालकनी में खड़े थे। उसने पीछे से देखा कि वो रेलिंग पकड़े सर झुकाए खड़े हुए थे। मिस्टर राठौर, उसने उनके पास जाकर उन्हें आवाज़ दी। जी श्रद्धा, कहिए। उसने अपने कांपते हुए हाथों से प्लेट उसके सामने करते हुए कहा, थोड़ी सी खा लीजिए, हमें पता है वो बहुत तीखा था, हम बस आपको थोड़ा सा मीठा खिलाना चाहते थे, बस प्लीज़। युवराज ने उसे देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर डर और घबराहट की कुछ लकीरें खींची हुई थी। युवराज ने उसके हाथ से प्लेट ली और तुरंत एक बाइट ले लिया। अब जाकर उनकी मुंह की जलन शांत हुई। उन्होंने प्लेट साइड पे रखा और उसकी तरफ देखा। ऊपर से नीचे तक वो पूरी की पूरी कांप रही थी। युवराज उसका हाथ पकड़कर बोले, क्या हुआ श्रद्धा, आप इतना कांप क्यों रही हैं? मैं मिस्टर राठौर, कुछ नहीं। उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। युवराज ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, जिन्हें वो खुली रखने की कोशिश कर रही थी। युवराज एकदम घबरा उठे। उन्होंने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अब अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज ने उसे तुरंत कंबल से ढका और सबको आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर सब ऊपर आ गए। जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाओ। उनकी बात सुनकर वल्लभ जी ने गुरु को फ़ोन करके डॉक्टर को साथ लाने के लिए कहा। रत्ना उसके बगल में बैठकर उसका सर सहलाने लगी और आस्था अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए लेटी हुई श्रद्धा को देखने लगी। राज घबराते हुए बोले, रीटा, कोमल जी, भाई आस्था को उनके कमरे में लेकर जाइए, वो उनके पास ही रहिएगा। जी भाई, कहते हुए कोमल ने आस्था को गोद में उठाया और रीटा के साथ चली गई। संजय, सुभाष जी, वल्लभ जी और काका एक कोने में खड़े परेशानी से चक्कर काट रहे थे, युवराज को देख रहे थे। बस रुकी, काकी शिप्रा के साथ नीचे उतरी। वो इधर उधर जाते लोगों को देखे जा रही थी। सालों बाद उसने इस तरह की चहल पहल देखी थी। काकी, हमें कहाँ जाना है? शिप्रा ने काकी से पूछा। अरे, वो हमें लेने आया है, वो देखो वहाँ खड़ा है। काकी थोड़ी दूरी पर खड़े लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोली। शिप्रा ने उस तरफ देखा तो एक लड़का वाइट शर्ट और ब्लैक फॉर्मल्स पैंट में आंखों पर शेड्स चढ़ाए दूसरी तरफ देखते हुए फ़ोन पर बात कर रहा था। शिप्रा के दिल ने एक बीट मिस की। वो कुछ जाना पहचाना सा लगा। अरे, अब चलेगी भी या यहीं खड़ी रहेगी? काकी ने उससे कहा। हाँ काकी, चलिए ना। वो काकी के साथ उस लड़के की तरफ बढ़ गई। जाने क्यों, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। अलग सी खुशी, अलग सी बेचैनी हो रही थी। यह एहसास तो सालों पुराने थे, लेकिन वक्त की धूल जमने के कारण वो उन्हें पहचान नहीं पाई। आ गई आप, इस बार मैं आपको जाने नहीं दूंगा, उस लड़के ने काकी के पैर छूते हुए कहा।
शिप्रा अभी भी उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी। हाँ है, बाला अब तेरे साथ ही रहेगी। देख मैं किसे लेकर आई हूँ अपने साथ। काकी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली। किसे लेकर आई हो आई? उस लड़के ने उठते हुए पूछा। काकी ने अपने बगल में देखने का इशारा किया तो उसने उस तरफ देखा। सामने शिप्रा को देखकर जैसे ही उसने अपने शेड्स हटाए, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो हैरानी और खुशी से उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। जब उसने शिप्रा के चेहरे पर चोटों के निशान देखे तो उन्हीं आंखों में गुस्सा उतर आया और भवें चढ़ गई। इधर शिप्रा ने जब उसकी तरफ देखा तब उसके कांपते होंठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अर्जुन। और दोनों की निगाहें आपस में उलझ गई। ना जाने कितने साल बीत गए इन आंखों को देखे। आज इतने साल बाद वो आंखें एक दूसरे के सामने थी। अर्जुन शिप्रा की निगाहों में कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अपने जज्बात छुपाना जानती थी। वह एकटक उसकी आंखों में देखे जा रहा था। ये शिप्रा थी, उसकी शिप्रा, उसकी हमदर्द, उसकी मोहब्बत। शिप्रा ने भी उसे देख रही थी, मानो उसे अपनी निगाहों में बसाना चाहती हो, और फिर नजरें फेर ली। उसका यूं नजरें फेरने अर्जुन के दिल में चुभ सा गया। एक टीस सी उठी दिल में। आई, आप जाकर गाड़ी में बैठिए, मैं आता हूँ। ठीक है बाला, चल शिप्रा। उन्हें शिप्रा को चलने को कहा, लेकिन वो तो अपनी जगह पर जड़ हो चुकी थी। आखिर पूरे 13 साल बाद आज उसने अर्जुन को देखा था, जिसके साथ जीने की कभी उसने सपने सजाए थे, जिसकी बाहों में मरना अब उसकी चाहत थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा कभी उससे मिल पाएगी। वो अपनी जगह से नहीं हिली तो काकी उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। अर्जुन ने देखा और तुरंत दूसरी तरफ से शिप्रा का हाथ पकड़ लिया। उसे लगा मानो कोई उसकी बेहद कीमती चीज उससे दूर ले जा रहा हो। उसे यूं शिप्रा का हाथ पकड़ते हुए देख काकी बोली, क्या हुआ बाला, तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा? आई, आप जाओ ना, मैं इन्हें लेकर आ जाऊंगा। लेकिन बाला, आई प्लीज। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। वो शिप्रा का हाथ छोड़कर आगे बढ़ गई। उनके जाने के बाद शिप्रा ने भी अपना हाथ छुड़ा लिया और अर्जुन से थोड़ी दूर होकर खड़ी हो गई। हाथ छुड़ाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। वो कुछ नहीं बोली। कहाँ थी तुम इतने सालों से? वो कुछ नहीं बोली। मेरी याद नहीं आई तुम्हें एक बार भी? वो अभी कुछ नहीं बोली। ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? कहते हुए अर्जुन ने उसका चेहरा छूना चाहा, लेकिन उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसकी इस हरकत पर अर्जुन फीका सा मुस्कुराया। वो आगे बोला, इतनी नाराज हो कि खुद को छूने तक का हक नहीं दे सकती? वो मन ही मन में बोली, समझ नहीं आ रहा अर्जुन, मैं कैसे रिएक्ट करूं? बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ सुनना चाहती हूँ, तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ, लेकिन ये लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे। कुछ तो बोलो शिप्रा, तरस गया हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। वो कुछ नहीं बोल पाई। अर्जुन आगे कुछ और कहता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो युवराज का फ़ोन था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। उधर से युवराज बोले, अर्जुन, आई के साथ डायरेक्ट विला आइएगा। क्यों? श्रद्धा बेहोश हो गई है। क्या हुआ है उसे? पता नहीं, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। इतना सुनकर युवराज ने फ़ोन रख दिया। शिप्रा चले, अर्जुन ने कहा तो उसने बस हाँ में सर हिला दिया। अर्जुन ने आगे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, इसीलिए आगे बढ़ गया। वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। दोनों गाड़ी के पास आए। अर्जुन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल दिया। शिप्रा ने एक नज़र पीछे बैठी काकी पर डाली और फिर अर्जुन के बगल में आकर बैठ गई। अर्जुन ने गाड़ी युवराज विला की तरफ मोड़ दी। मिस्टर राठौर, डॉक्टर ने श्रद्धा को चेक करके युवराज को आवाज़ दी। जी डॉक्टर, कुछ पता चला इन्हें क्या हुआ है? जी। क्या मिस्टर राठौर ये एक ड्रग एडिक्ट है? उनकी बात सुनकर युवराज और बाकी सब डॉक्टर को घूरने लगे तो डॉक्टर घबरा गए। वो घबराते हुए ही बोले, इनकी बॉडी में ड्रग्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। बॉडी में ड्रग्स कैसे गई हैं, डायरेक्ट या? संजय ने पूछा। डॉक्टर, इन्हें काफ़ी लंबे वक्त से शायद कोई दवाइयाँ दी गई थी, जिनमें मेडिसिनल ड्रग्स ना होकर नशीले ड्रग्स थे, जिसकी वजह से अचानक दवाएं बदलने से इनकी ये हालत हो गई है। उनकी बात खत्म करते ही सबकी आंखें हैरानी से बाहर आने को थी। संजय ने एक उड़ती उड़ती नज़र युवराज पर डाली, जिनकी आंखें इस वक्त गुस्से के कारण लाल हो चुकी थी। इस डॉक्टर को लेकर जा और हाँ, इसे दवाएं भिजवाने को बोल दियो। संजय ने गुरु के कान में कहा।
लेकिन क्यों? गुरु ने पूछा। अबे गधे, युवराज की तरफ देख। गुरु ने जैसे ही युवराज की तरफ देखा तुरंत डॉक्टर को लेकर वहां से निकल गया। डॉक्टर के जाते ही युवराज गुस्से भरी आवाज में बोले, संजय। संजय डरते हुए, हाँ युवी, बोल। हमें 2 दिन के अंदर पूरे मुंबई के सारे ड्रग्स सप्लायर्स और मेडिकल कंपनीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, नए पुराने सब। लेकिन बिग बॉस, रोकी बोला तो युवराज बोले, हमने कहा ना 2 दिन, मतलब 2 दिन। यस बिग बॉस। लेकिन तू करने क्या वाला है युवी? वही जो सालों पहले कर देना चाहिए था। क्या? इस बार वल्लभ जी बोले, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा अंकल। इतना कहकर युवराज ने श्रद्धा पर नजर डाली, जो आंखें बंद किए हुए चुपचाप किसी कांच की गुड़िया की तरह बिना हिले डुले लेटी हुई थी। पूरे रास्ते अर्जुन शिप्रा की तरफ देखता रहा और शिप्रा बाहर की तरफ। वो जितनी शिद्दत से शिप्रा की आंखों में अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था, तो शिप्रा उतनी ही शिद्दत से उन्हें छुपाना चाहती थी। इसीलिए उसने एक बार भी अर्जुन की तरफ नहीं देखा। पीछे बैठी काकी दोनों को पूरे रास्ते देखे जा रही थी। दोनों के बीच क्या है वो समझने की कोशिश कर रही थी। युवराज विला के सामने अर्जुन ने गाड़ी रोकी। सामने इतना बड़ा बंगला देखकर शिप्रा की आंखें बड़ी हो गई। इतने सालों में कितना कुछ बदल जो गया था। अर्जुन की गाड़ी देखकर गार्ड ने गेट खोला। अर्जुन की गाड़ी गार्डन से होते हुए मेन गेट पर आकर रुकी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और पहले काकी को बाहर निकाला। काकी के उतरने के बाद उसने शिप्रा की तरफ का दरवाज़ा खोला, लेकिन शिप्रा बाहर नहीं आई। तकरीबन 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला और काकी के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। वो किसी यंत्र संचालित गुड़िया की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसके अंदर आए ये बदलाव अर्जुन को गुस्सा दिला रहे थे, साथ ही शिप्रा के साथ आखिर क्या हुआ वो जानने के लिए मजबूर भी कर रहे थे। काकी सीधा किचन में चली गई। दोनों युवराज के कमरे में आए। वहाँ युवराज, संजय, रॉकी, वल्लभ जी, काका और सुभाष जी बैठे हुए थे और श्रद्धा बेड पर लेटी हुई थी। अर्जुन के अंदर आते ही युवराज को छोड़ बाकी सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई और उसके साथ खड़ी शिप्रा को देखकर हैरानी से बड़ी हो गई। संजय के चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों ही थी। रॉकी शिप्रा को पहचानने की कोशिश कर रहा था, बस अब इतने हैरान थे कि आंखें नम हो गई। आंखों में आंसू लिए वो लोग बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन मानो आवाज़ ने उनका साथ छोड़ दिया था और युवराज अभी भी अपने फ़ोन में बिजी थे। अर्जुन से कोई भी सवाल करता उससे पहले ही उसने सबसे पूछा, श्रद्धा कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? उसके मुंह से श्रद्धा का नाम सुनकर शिप्रा, जो अभी तक सबको नम आंखों से देख रही थी, उसके कान खड़े हो गए। वो हैरानी और खुशी से मिले जुले भावों के साथ अर्जुन के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर युवराज ने अपना सर उठाकर दोनों की तरफ देखा और शिप्रा को देखकर वो भी हैरान रह गए। उन्होंने सबकी तरफ देखा जो आंखों में आंसू लिए शिप्रा को ही देख रहे थे। फिर शिप्रा की तरफ जिसकी आंखें किसी को ढूंढने की जद्दोजहद कर रही थी। युवराज ने अपनी जगह से खड़े होते हुए जवाब दिया, फिलहाल ठीक है। फिर शिप्रा की तरफ देखते हुए बोले, शिप्रा, आप जिन्हें ढूंढ रही हैं वो यहाँ हैं। उन्होंने इशारा किया तो बेड पर लेटी श्रद्धा को देखकर वो अर्जुन का हाथ छुड़ाकर उसके पास जाकर बेड की एक तरफ बैठ गई। वो आंखों में आंसू लिए एकटक श्रद्धा को देखे जा रही थी। उसने धीरे से श्रद्धा के सर पर हाथ रखा और उसके बाद सहलाने लगी। हमें यहाँ से चलना चाहिए, अकेला छोड़ दो दोनों को, युवराज ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा। सबको युवराज की बात ठीक लगी, इसीलिए सब लोग बाहर हॉल में आ गए। श्री, कैसी है तू? देख, मैं हूँ तेरी शिप्रू। मुझे माफ़ कर श्री, मैं तुझे बचा नहीं पाई, ना ही हमारी प्रिंसेस को, ना ही मम्मा पापा को। तुझे पता है श्री, मैं कितनी खुश हूँ तुझे यहाँ भाई के पास देखकर। लेकिन तू यहाँ आई कैसे? तुझे तो उस चरण ने कैद करवा कर रखा था ना। देख, मैं भी कितनी पागल हूँ। तू सो रही है और मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तू ना ठीक ही कहती थी कि शिप्रू तू ना पूरी छल्ली है। श्री, उठ जाना यार। देख, मुझे आए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, लेकिन तुझे इतने साल बाद देखकर बस यही मन कर रहा है कि तुझसे सारी बातें आज ही कर डालूं। आज ही तेरी सारी तकलीफ़ों के निशान मिटा दूं। जल्दी से उठेगी ना तू? वो उसका सर सहलाती हुई उससे बातें कर रही थी। श्रद्धा को आज अचानक अपनी आंखों के सामने पाकर शिप्रा बिल्कुल पागल सी हो गई थी। आखिर सालों बाद देखा था उसने अपनी श्री को। बिना बोले कैसे रहती वो? रत्ना, रीटा और कोमल
तुम्हें बिग बॉस ने नीचे बुलाया है, रॉकी ने आस्था के कमरे में आते हुए कहा। श्श, धीरे, अभी अभी सोई है, जाग जाएगी। रत्ना ने होठों पर उंगली रख रॉकी को धीरे बोलने का इशारा करते हुए कहा। सॉरी, मुझे पता नहीं था आस्था सो रही है। बड़ी मुश्किल से सुलाया है भाई। दी की हालत देखकर चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोमल ने कहा तो रीटा ने पूछा, वैसे रॉकी श्रद्धा को क्या हुआ है और भाई साहब ने हम तीनों को क्यों बुलाया है? रत्ना ने पूछा। तुम तीनों के सवालों का जवाब बिग बॉस देंगे। नीचे चलो, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है चलो, रत्ना ने आस्था को चादर ओढ़ाए हुए कहा और तीनों नीचे की तरफ बढ़ गई। शिप्रा, तुझे कब मिली और ऐसी हालत कैसे हुई? संजय ने अपना सवाल दागा। आई के साथ आई हैं, इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता मतलब? संजय ने पूछा तो अर्जुन बोला। शिप्रा ने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मीना के साथ आई हैं तो उनसे पूछ लो शिप्रा के बारे में। उन्हें शायद पता हो कि शिप्रा की ऐसी हालत कैसे हुई और वो इतने वक्त कहाँ थी। सुभाष जी ने कहा। हाँ, ये सही रहेगा, मैं अभी आई को बुलाता हूँ। इतना कहकर संजय बुलाने को हुआ ही था कि भाई साहब बुलाया आपने? रत्ना ने तीनों के साथ आते हुए कहा। युवराज जो अब तक सोफे के अपना सर टिकाए आंखें बंद किए किसी सोच में गुम थे, रत्ना की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखते हुए बोले। रत्ना, हमारे कमरे में शिप्रा श्रद्धा के पास बैठी है। आप रीटा और कोमल के साथ उनके पास ही रहेंगी। साथ ही उन्हें उनकी ज़रूरत का सामान दे दीजिएगा और उन्हें तैयार कर लंच के लिए नीचे ले आइएगा। शिप्रा नाम सुनकर तीनों हैरान रह गई। साथ ही कोमल मन में बोली, शिप्रा दी, पर यहाँ कैसे? तो वो उस हादसे में अपने परिवार के साथ मर गई थी। भाई साहब, कौन शिप्रा और वो अकेले श्रद्धा के पास? रत्ना ने सवाल किया। रत्ना वही शिप्रा जिसके बारे में मैंने बताया था, मेरी दोस्त, श्रद्धा की दोस्त। तुम्हारा मतलब वो शिप्रा? रत्ना ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। अब आप लोग जाइए उनके पास, युवराज ने उन्हें टोकते हुए कहा। ठीक है भाई साहब, रत्ना ने कहा और रीटा के साथ ऊपर युवराज के कमरे की तरफ बढ़ गई। कोमल अभी भी वहीं खड़ी थी। युवराज ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ कोमल? भाई, श्रद्धा दी को क्या हुआ है? इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आप जाइए, युवराज ने कहा। लेकिन भाई, हमने कहा ना उनके पास जाइए, युवराज ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है भाई, कहकर कोमल चली गई। उसके जाने के बाद वल्लभ जी युवराज से बोले, ये क्या तरीका है बात करने का? वो तो बस श्रद्धा की हालत के बारे में जानना चाहती थी। अंकल, बच्ची है अभी, हम परेशान नहीं करना चाहते थे उसे। हाँ हाँ, 29 की हो गई है लेकिन अभी भी बच्ची है ना यूवी? संजय ने चिढ़ते हुए कहा तो अर्जुन बोला, इसके लिए कोमल हमेशा आस्था के जितनी ही रहेगी। दे दिए ना अब दोनों ने ताने। तो अब काम की बात करें, गुरु आई को बुलाना, युवराज ने कहा। यस बिग बॉस, कहकर गुरु काकी को बुलाने चला गया। तकरीबन 8 से 6 साल पहले चरण अपने आदमियों के साथ एक लड़की को पकड़कर नासिक वाले फार्म हाउस में लेकर आया था। लड़की बेहोश थी, खून से लथपथ थी, सर से पैरों से खून बह रहा था। सीने के हिस्से में गोली थी। बहुत ख़राब हालत थी उसकी, लेकिन सांसें चल रही थी। मैं उसे देखकर घबरा गई थी। उन लोगों ने उसे एक कमरे में बंद किया और हम सभी को मुंह बंद रखने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर और उसकी टीम आई और उसका इलाज किया। डॉक्टर खुद हैरान था उसकी हालत देखकर, क्योंकि दिल के बहुत पास गोली लगी थी। तकरीबन 5-6 घंटे इलाज के बाद डॉक्टर चरण से बोला कि अगर अगले 48 घंटों में उसे होश नहीं आया तो कोमा में जा सकती है। चरण ने बस अपना सिर हिला दिया और अपने आदमियों के साथ डॉक्टर और उसकी टीम को वापस भेज दिया। मुझे और बाकी के नौकरों को उसका ख्याल रखने को बोलकर खुद वहाँ से चला गया। मैं पूरा वक्त उस लड़की के पास ही बैठी रही। उसका चेहरा देखकर सोच रही थी कि आखिर ऐसी भी क्या वजह थी जो वो इतने बुरे हाल में भी जिंदा बच गई। डॉक्टर के दिए हुए 48 घंटे भी बीत गए थे लेकिन उसे होश नहीं आया। वो कोमा में चली गई थी। उसके कोमा में जाने की बात सुनकर चरण बौखला गया था। जल्द से जल्द वो लड़की होश में आ जाए, इसके लिए बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने लगा था, लेकिन किसी भी डॉक्टर के इलाज का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तकरीबन 6 महीने बीत गए थे लेकिन उस लड़की को होश नहीं आया। चरण हफ्ते में एक बार उसे देखने ज़रूर आता था। 6 महीने बाद चरण फिर आया था, लेकिन इस बार एक लड़की को अपने साथ लाया था। मुरझाया हुआ सा चेहरा, माथे पर निशान, सफ़ेद सूट किसी अस्पताल का लग रहा था, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर। वो डरते हुए चरण के साथ चल रही थी। मुझे उसकी हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करती, थी तो एक नौकर ही, इसीलिए कुछ बोली नहीं।
बस चुपचाप वो देखती रही जो हो रहा था। वो लड़की जो चरण के साथ आई थी वो बेड पर लेटी हुई लड़की के बगल में बैठ गया। आंखों में आंसू लिए वो उसे देख रही थी। अपने हाथ उसे छूने के लिए आगे बढ़ाती और फिर पीछे कर लेती, जैसे उसको छूने से वो गायब हो जाएगी। चरण जो उसके बगल में ही खड़ा था, उसने अचानक से उसके गाल पर थप्पड़ मारा और बालों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त को देखना था ना श्रद्धा, मैंने दिखा दिया। जिंदा है, ये मरी नहीं है। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, जितना मर्जी देख लो इसे। इसके बाद मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए। इतना कहकर वो चला गया। श्रद्धा, उसके जाने के बाद मैंने लड़की का नाम दोहराया और फिर उसे देखने लगी। वो रोते हुए बेड पर लेटी हुई लड़की से कुछ बोले जा रही थी, लेकिन क्या ये मैं सुन नहीं पा रही थी, इसीलिए उसके थोड़ा पास जाकर खड़ी हो गई। शिप्रू, हमें माफ़ कर दो, हमारी वजह से आपकी ये हालत हो गई ना। आप हमें बचाने आती हो, ना ही आपके साथ इतना कुछ होता। चरण कहती है कि हम उन्हें वो पेन ड्राइव सौंप दें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास नहीं है और इस वक्त वो कहाँ होगी इसका भी हमें अंदाज़ा नहीं है। हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए शिप्रू, वो हमारी बात का यकीन भी नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर देना शिप्रू। वो उसका हाथ पकड़कर लगातार रोई जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन मैं उसका दर्द महसूस कर पा रही थी। आंखों से आंसू छलक आए थे मेरे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो डर कर पीछे पलटी, लेकिन मुझे देखकर मुझसे ही पलटकर तेज़ आवाज़ में रोने लगी। मैं उसके सर पर हाथ फेर रही थी। रोते रोते उसकी आवाज़ सिसकियों में बदल गई, लेकिन आंसू नहीं रुके। जैसा कि उसने कहा था, वो 10 मिनट बाद आया और उसका घसीटता हुआ वहाँ से ले गया। वो गिड़गिड़ाती रही कि वो नहीं जाना चाहती, शिप्रा के पास रुकना चाहती है, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। उसके जाने के बाद मैंने शिप्रा के ऊपर एक नज़र डाली। उसकी उंगलियां हिल रही थी, चेहरे के भाव बदल रहे थे। शायद श्रद्धा की आवाज़ सुनने के बाद वो होश में आ रही थी। कुछ मिनटों बाद उसने अपनी आंखें खोली और मुझे अपने सामने पाया। उनके दोस्तें देखकर मैं नतमस्तक थी। शिप्रा कुछ इशारा कर रही थी, होंठ हिल रहे थे उसके। कुछ बोल रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी धीरे थी कि मैं सुन नहीं पाई। मैंने फ़ोन करके नर्स को बुलाया, जिसे शिप्रा की हालत देखने के लिए डॉक्टर छोड़कर गया था। मेरे फ़ोन करने के कुछ मिनट बाद ही वो भागती हुई आई। शिप्रा को होश में देखकर उसने मुझे कमरे से बाहर निकाला और डॉक्टर को फ़ोन करके शिप्रा को देखने लगी। थोड़ी देर में डॉक्टर भी अपनी टीम के साथ आ गया और चरण भी, लेकिन इस बार उसके साथ श्रद्धा नहीं थी, जिसकी आवाज़ सुनकर शिप्रा जागी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर दवाई देकर चले गए, साथ ही शिप्रा को आराम करने के लिए कह दिया। चरण बाहर आदमी तैनात करके चला गया। शिप्रा की सारी जिम्मेदारी मेरी थी, उसे दवा देने से लेकर उस पर नज़र रखने तक। 2-3 महीने बाद शिप्रा बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन किसी से कोई बात नहीं करती थी। मैंने उससे कई बार उसके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं देती थी, बस खिड़की के बाहर देखती रहती थी। कुछ दिन बाद चरण फिर आया। शिप्रा को उसके सामने कुर्सी पर बैठा दिया गया। वो सारे नौकरों को वहाँ से हटा दिया गया। जाने उन दोनों के बीच क्या क्या बात हुई। इसके बाद चरण ने शिप्रा के ऊपर कोड़े बरसा दिए। कुछ देर बाद वहाँ से चला गया। उसके आदमी भी शिप्रा की खुली पीठ को देखते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैं शॉल लेकर उसके पास गई और उसे लेकर उसके कमरे में आई। उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं था, लेकिन उसके ख्वाब देखकर मेरा दिल जल रहा था। मैंने रोते हुए उसकी मरहम पट्टी की और दवा देकर सुला दिया। हर दूसरे या तीसरे दिन यही होता था। चरण आता और शिप्रा से ना जाने क्या बात करता। उसके बाद उस पर धुआंधार कोड़े बरसाकर चला जाता। एक बार दवा लगाते वक्त मैंने उससे कहा कि वो यहाँ से भाग जाए, मैं उसकी मदद करूँगी। तब पूरे 5 महीने बाद मैंने उसके मुंह से आवाज़ सुनी, मैं नहीं भाग सकती काकी, मेरी खातिर मेरी श्री अपना सब कुछ लुटा चुकी है। आज वो जो दर्द सह रही है वो भी सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन तू भी तो रोज़ इतना दर्द सह रही है। मेरा दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है काकी। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं काकी, आप नहीं जानती और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरे यहाँ से ना जाने की क्या मजबूरी है। उसके बाद मैं चुप हो गई। कुछ रोज़ चरण नहीं आया। शिप्रा के घाव भी भर गए। मैंने उससे भागने के बारे में बात की तो उसने मना किया। जाने क्या मजबूरी थी उसकी। तकरीबन 15 दिन बाद चरण आया। उस दिन उसने कुछ नहीं किया। उसके जाने के बाद शिप्रा वापस कमरे में आई। मैंने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार आंसू देखे थे मैंने उसकी आंखों में। क्या हुआ शिप्रा, तेरी आंखों में आंसू? मैंने पूछते ही वो मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी।
उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस रोते रोते सो गई। मैंने सोचा अगले दिन पूछूंगी। अगले दिन मैं सारा काम निपटाकर शिप्रा के कमरे में पहुंची। वो खिड़की से सर से सटाए बाहर की तरफ देखे जा रही थी। मैं उसके बगल में बैठ गई और पूछा, क्या हुआ शिप्रा, तू कल इतना क्यों रो रही थी? कुछ नहीं काकी, उसने बस इतना ही जवाब दिया और फिर बाहर देखने लगी। मैंने 2-3 बार और पूछा लेकिन उसने टाल दिया। उस दिन के बाद चरण ने आना बंद कर दिया। बस उसके आदमी दिन रात पहरा देते थे। वो 3-4 महीने में एक बार आता था और शिप्रा से मिलकर चला जाता था। लेकिन उससे मिलने के बाद शिप्रा मेरे गले लगकर बहुत रोती थी। मैं जब भी तुम लोगों से मिलने मुंबई आती थी उसे भी आने को बोलती थी, लेकिन वो हमेशा मना ही कर देती थी। मुझे हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी कि कहीं मेरे पीछे उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसीलिए यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकती थी। चरण ने साफ मना किया था कि अगर शिप्रा के बारे में किसी से भी बाहर जाकर किसी से कुछ भी कहा तो वो उसकी सज़ा शिप्रा को ही देगा। इस डर से मैं तुम लोगों को कुछ बता भी नहीं पाती, क्योंकि वो एक नंबर का एड़ा है, कुछ भी कर सकता था। 6 साल बीत गए और ये सिलसिला चलता रहा। चरण 3-4 महीने में एक बार आता और शिप्रा से मिलकर चला जाता। मैं उसको भागने को बोलती तो वो मना कर देती। कुछ दिन पहले उसके आदमियों ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में शिप्रा ने उसके हाथ तोड़ दिए थे। उस दिन मेरे से गले लगकर बहुत रोई थी वो। दरिंदों के बीच में अपनी असमत बचा कर रखी थी उसने। बहुत बहादुर है वो। बप्पा से रोज़ प्रार्थना करती थी मैं कि किसी भी तरह शिप्रा वहाँ से निकलने के लिए मान जाए, और इस बार आखिरकार बप्पा ने मेरी सुन ली। कल मैंने शिप्रा को अपने साथ आने के लिए कहा तो वो मान गई, क्योंकि श्रद्धा को जहाँ भी रखा गया था वो वहाँ से भाग चुकी थी, और वो कहाँ गई थी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। चरण शिप्रा से पूछने आया था, लेकिन शिप्रा को भी कहाँ कोई अंदाज़ा नहीं था। मैंने शिप्रा से बात की और वो यहाँ आने के लिए राज़ी हो गई। 6 साल में उसके साथ रही, लेकिन उसने कभी मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। बस जितना मैं अपनी आंखों से सामने से देख पाए उतना ही जानती हूँ उसके बारे में। इतना कहकर काकी चुप हो गई। जितना वो जानती थी उतना वो सबको बता चुकी थी। उनकी सारी बातें सुनने के बाद युवराज और बाकी चारों, संजय, रॉकी, अर्जुन और गुरु, फौरन वहाँ से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद वल्लभ जी ने कुछ सोचते हुए पूछा, मीना, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास आने से पहले शिप्रा कहाँ थी? नहीं भाऊ, मुझे नहीं पता, उसने कभी नहीं बताया। वैसे भाऊ एक बात पूछूं? पूछो, सुभाष जी बोले। आप सब शिप्रा के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, और युवराज के कमरे में कौन लड़की है? क्योंकि मीना, शिप्रा हमारी ही बच्ची है, सुभाष जी ने जवाब दिया, और युवराज के कमरे में कोई और नहीं, श्रद्धा ही है। काकी ने आगे की बात पूरी की। उनकी बात सुनकर काकी के चेहरे पर हैरानी और असमंजस्य के भाव आ गए। आप लोगों की बच्ची मतलब? और श्रद्धा यहाँ कैसे? मैं बताता हूँ मीना, वो कहते हुए काका ने काकी को सब कुछ बताना शुरू किया। तो तुम हो शिप्रा, संजय की दोस्त? रत्ना ने शिप्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। और तुम संजय की मंगेतर? शिप्रा ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर रत्ना लगभग गिरते गिरते बची। वो हैरानी से शिप्रा को देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? मैं दुल्हन उसी को बनाऊंगा जिसने मुझे भरे बाजार सुनाया था, शिप्रा गाते हुए बोली। रत्ना आंखें बड़ी करते हुए, तुम्हें भी उसके बारे में पता है? संजय ने बताया था कि एक लड़के ने मुझे बहुत कुछ सुनाया, अब तो उसी से शादी करूंगा और लाइफ टाइम उसी की सुनूंगा। कहते हुए वो मुस्कुरा दी। रीटा ने रत्ना के गले में बाहें डालते हुए शिप्रा से पूछा, लेकिन तुमने रत्ना को पहचाना कैसे? इतना तो भरोसा है ही मुझे संजय पर। वैसे तुम दोनों का क्या नाम है? मैं रीटा और ये रत्ना। संजय वेड्स रत्ना, नाइस बड़ी, शिप्रा मन ही मन कहकर मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देख रीटा ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, हमें भी बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर वो बेड पर लेटी श्रद्धा को देखने लगी। उसने श्रद्धा को देखते हुए उनसे पूछा, क्या हुआ है श्री को? पता नहीं, भाई साहब ने बताया नहीं, रत्ना ने कहा। शिप्रा सवालिया लहजे में बोली, भाई साहब? तो रीटा ने जवाब दिया, मिस्टर युवराज सिंह राठौर, ये उन्हें भाई साहब बोलती हैं, और मैं भाई, युवराज भाई। शिप्रा ने कहा तो दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। वैसे तुम इतने सालों से कहाँ थी, और इतने सारे चोटों के निशान? रत्ना ने शिप्रा के चेहरे के निशानों को देखते हुए पूछा। लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। रत्ना दी, रीटा दी सारी बातें अभी कर लेंगी क्या? शिप्रा दी को कम से कम चेंज तो करने दीजिए, वो अब कहीं नहीं जाएंगी। कोमल हाथों में बैग्स लेकर अंदर आते हुए बोली। उसकी आवाज़ सुनकर तीनों ने उसकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
हाथों में ढेर सारे बैग संभाले कोमल ठीक से खड़े होने की कोशिश कर रही थी। ला, मैं मदद करती हूँ, रीटा उसके पास जाते हुए बोले। उसने कोमल के हाथ से कुछ बैग्स लिए और साइड में रख दिए। इतने सारे बैग्स किस लिए? शिप्रा ने पूछा। दी, मुझे नहीं पता था कि आप क्या पहनती हो, ना आपका साइज पता था, इसीलिए थोड़े ज़्यादा कपड़े मंगवा लिए। रत्ना बैग्स दिखाते हुए बोली। थोड़े ज़्यादा? ऐसा लग रहा है पूरा स्टोर ही मंगवा लिया है। और नहीं तो क्या, कम से कम 40 बैग्स तो होंगे ही। शिप्रा अपनी जगह से उठते हुए बोली। कोमल दांत दिखाते हुए बोली। 40 नहीं, 42 हैं। उसकी बात सुनकर सबने अपना माथा पीट लिया। कोई उसे कुछ कहता उससे पहले ही रत्ना का फ़ोन बजा। उसने उठाना तो दूसरी तरफ से संजय बोला। रत्ना, डॉक्टर पहुंचती ही होगी, शिप्रा की टेस्टिंग करवा देना और श्रद्धा को दवा दे देना। शाम को सीधे पंडाल पर मिलेंगे। ठीक है, इतना कहकर रत्ना ने फ़ोन रख दिया। फिर शिप्रा से बोली। शिप्रा, चलें, हमें दूसरे रूम में चलते हैं, तुम चेंज कर लो, डॉक्टर बस आती ही होंगी। शिप्रा ने धीरे से कहा और तीनों के साथ बाहर आ गई। बाहर उन्हें काकी मिल गई। वो शिप्रा को देखकर बोली। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे बेटे की बाइक को है? आपने कभी बताया ही नहीं कि आप अर्जुन की आई हो। शिप्रा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, ये भी है, काकी अपना सर हिलाते हुए बोली। फिर सबसे बोली, डॉक्टर आ गई हैं, शिप्रा तो खुद को दिखा ले, तुम सब इसके साथ ही रहना, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। मैं भी चलती हूँ आई, मदद कर दूंगी, कोमल ने कहा। नहीं, मैं कर लूँगी, तू जा। इतना कहकर काकी चली गई और बाकी तीनों शिप्रा के साथ दूसरे कमरे में आ गई। रघु, मोहन, कहाँ मर गए सारे के सारे? चरण ने चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोला। सामने अर्जुन और रॉकी को देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई, लेकिन इधर अर्जुन मुस्कुरा रहा था। चरण कुछ पूछता उससे पहले ही अर्जुन उसे साइड करके अंदर आ गया और आराम से बैठ पैर टेबल पर चढ़ा दिए। रॉकी उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। यहाँ आने की वजह? सामने बैठते हुए चरण ने उसे घूरते हुए पूछा तो अर्जुन बस मुस्कुरा कर रह गया। कुछ पूछा है मैंने, तू यहाँ? उसके आगे के लफ्ज़ उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि टेबल पर रखे जग को उठाकर अर्जुन ने सारा पानी चरण के चेहरे पर उड़ेल दिया। वो हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। अर्जुन ने पीछे हाथ किया तो रॉकी ने एक छुरा उसके हाथ में थमा दिया। उसने वो छुरा लिया और उसके नोक झटके से चरण की आंखों के पास ले जाकर रोकी। पल भर में उसके चेहरे पर डर पसर गया, जिसे देख अर्जुन कुटिलता से मुस्कुराया और अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। एक हाथ से चरण के बाल मुट्ठी में कसकर उसने मजबूती से उसका सर पीछे की ओर खींचा और उस छुरे को उसकी गर्दन में रखकर गड़ाते हुए बोला। तुझे आज तक छोड़ता आया क्योंकि तुझे अपने दोस्त का पति समझा था। सोचा था कि तुझे दर्द दूंगा तो उसे भी तकलीफ होगी, लेकिन तूने तो मेरी जिंदगी पर हाथ डाल दिया, मेरी जान की जान लेने की कोशिश की। कोड़े बरसाता था ना उसके ऊपर। आज मैं तुझे बताता हूँ जब कोड़े पड़ते हैं तो कितना दर्द होता है। रॉकी, हंटर दो। रॉकी ने चुपचाप साथ लाया हुआ चाबुक उसके हाथ में थमा दिया। इधर युवराज, जो कि गुरु और संजय के साथ बैठकर चरण की कुटाई का लाइव प्रसारण देख रहे थे, उन्होंने रॉकी से कहा, रॉकी, ध्यान रखना कहीं अर्जुन उसे मार ही ना डाले। यस बिग बॉस। इधर चरण गुस्से से और हैरानी के भाव चेहरे पर लाए अर्जुन को घूरे जा रहा था। अर्जुन ने चाबुक हाथों में लपेटा और धड़ाधड़ उस पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। अर्जुन इतने गुस्से में उसे मारे जा रहा था कि उसे रोकना चरण के बस में नहीं था। अर्जुन, पागल हो गया है क्या तू? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने अर्जुन राठी की जान पर हाथ डाला है, उसे दर्द दिया है, जिसका बदला मैं आज सूद समेत लेकर जाऊंगा। किसकी बात कर रहा है तू? शिप्रा की। अर्जुन उसे मारते हुए बोला। शिप्रा का नाम सुनकर चरण की आंखें बड़ी हो गई। बाहर का शोर सुनकर प्रदीप, बेला, छवि और मेघा भी अब तक बाहर आ चुके थे। उन्हें देख रॉकी ने अर्जुन को पीछे खींचा और सोफे पर बैठा दिया। बेला और मेघा ने चरण को जमीन से उठाया और दूसरे सोफे पर बैठाया। छवि को छोड़कर बाकी सब अर्जुन को गुस्से से घूर रहे थे। प्रदीप राज अर्जुन के सामने बैठते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? जानते नहीं हो कौन हूँ मैं? अर्जुन टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ प्रदीप राज, तू और तेरा ये बेटा कौन है, लेकिन लगता है तू भूल गया है। उसके ये कहने पर रॉकी मुंह दबाए हंसने लगा और छवि भी अपना चेहरा फेरकर मुस्कुरा दी। अपनी औकात में रहे अर्जुन, मैं तो अपनी औकात में ही हूँ प्रदीप राज, लेकिन लगता है तू और तेरा ये निकम्मा बेटा भूल गया है कि अक्की मुंबई पर युवराज सिंह राठौर का राज चलता है और जो उससे या उसके दोस्तों से पंगा लेता है उसे छोड़ने का एहसान हम उसके ऊपर नहीं करते।
और तेरे बेटे ने वही किया है, तो इसे जिंदा छोड़ना हमारे उसूलों के खिलाफ होगा। जस्ट शट अप अर्जुन, ये क्या बकवास कर रहे हो? चरण ने तुम तीनों में से किसी को कुछ भी नहीं कहा, मेघा चिल्लाते हुए बोली। मेघा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। धोखा जो मिला है तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसने श्रद्धा की जिंदगी बर्बाद की है और थैंकफुली उसमें तुमने अनजाने में इसका साथ दिया है। और जो ये कोड़े इस पर बरसे हैं ना, वो शिप्रा के साथ किए गए सलूक की सिर्फ एक किश्त है। अर्जुन ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। श्रद्धा और शिप्रा का नाम सुनकर प्रदीप, बेला और मेघा हैरान रह गए। छवि वन में बोली, इसका मतलब श्रद्धा इन लोगों के साथ है। शुक्रिया बापा, आपने हमारी श्रद्धा को इन हैवानों की कैद से आज़ाद करवा दिया। अब कुछ नहीं कहना तुम लोगों को। अर्जुन चारों को चुप देखकर पूछा। तब तक पवन, चरण का बड़ा भाई भी आ गया और जाकर अपनी पत्नी छवि के पास खड़ा हो गया। अर्जुन ने पवन की तरफ एक नज़र डाली और बोला, श्रद्धा की यादाश्त आने और शिप्रा के मुंह खोलने तक बस इतना ही वक्त है तेरे पास चरण, क्योंकि जिस दिन सामने सच आया ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और तुम मेघा, सच्चाई जान लो कि यह आदमी तुम्हारे प्यार और भरोसे के लायक नहीं है। इतना कहकर वो रॉकी के साथ वहां से चला गया और मेघा के सोच में डाल गया। उसके जाने के बाद पवन ने चरण को नौकरों की मदद से उठाया और कमरे में भिजवा कर डॉक्टर को बुला लिया। तो ठीक है ना? युवराज ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। पता नहीं। पता नहीं मतलब? उसके बगल में खड़े संजय ने कहा। मतलब ये कि जिस इंसान की वजह से दोनों को इतनी तकलीफ हुई, आज उसे ही जिंदा छोड़कर आया हूँ। अर्जुन ने कहा। गुरु प्रदीप की बड़ी बहू और बेटे के साथ मीटिंग फिक्स करो। अब जो भी करना है उससे मिलने के बाद ही करेंगे। युवराज ने कहा तो गुरु बोला, ठीक है बिग बॉस, हो जाएगा। बिग बॉस, पंडाल पर कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, रॉकी ने आते हुए कहा। ठीक है चलो। इनके निशानों पर ये क्रीम रेगुलर बेसिस पर लगाइए, साथ ही ये कुछ मेडिसिन हैं। एंड आप में शिप्रा, जितना हो सके उतना रेस्ट कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अपने बैग से दवाइयाँ निकालकर रत्ना को पकड़ाते हुए बोली। ओके डॉक्टर, शिप्रा ने कहा। गुड, टेक अ गुड केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना, डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला और कहाँ वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रत्ना बोली, अब चलो सब तैयार हो जाओ, पंडाल जाना है, सब इंतजार कर रहे होंगे। और श्री, शिप्रा ने पूछा तो रीटा बोली, तैयार होकर चलते हैं श्रद्धा के पास। शिप्रा ने कहा। रत्ना चाची, कोमल दी, कहाँ हो आप लोग? आस्था आवाज़ लगाते हुए सारे रूम्स चेक कर रही थी। वो आवाज़ लगाते हुए शिप्रा के रूम में आई। शिप्रा ने ऊपर से नीचे तक आस्था को देखते हुए पूछा, रत्ना ये कौन है? ये भाई साहब की बेटी है, रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। जारी है।